नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश में दूसरे चरण की वोटिंग और यहां पर 188 सीटों पर जो है वो हो रही है वोटिंग लोकसभा की। पर इसी बीच मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और सांसद हेमा मालिनी ने आखिरकार वोट डालकर क्या कहा है, देखिए। एक तरफ हेमा मालिनी ने कहा है कि जो काम की विरासत है वो रुकने वाली नहीं है, और इसी के साथ उन्होंने फिर एक बार ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ 88 सीटों पर वोटिंग है तो किस तरीके से इस बार का माहौल जो है वो रहने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण की ये वोटिंग जो है वो काफी ज्यादा अहम है, जिनमें से नोएडा से लेकर मथुरा और कई अहम जगहों पर जो है वो वोटिंग हो रही है। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले फेज से बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। मैम, दोनों तरफ गठबंधन है, गठबंधन है, सामने का कितना फायदा मिल रहा है आपको गठबंधन का? गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा है उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। हेमा मालिनी जी हमारे और वही आपके लिए बता दें कि एक तरफ हेमा मालिनी क्या कह रही हैं, इससे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक तरफ हेमा मालिनी जो है वो वोट डालकर आई हैं और उन्होंने तमाम अपने काम और मथुरा में जिस तरीके से काम किया गया है, चमकाया गया है, इन तमाम चीजों पर जो है वो हेमा मालिनी ने बड़ी बात कही है, और साथ ही लोगों से अपील की है कि जनता जो है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। और यही तमाम चीजें जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से कही गई है। अब बात करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज जनता से ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की है, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में साथ आकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खिलाफ खड़ी है, तो यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान
रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खासतौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था, अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा। भारत के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। अगर नक्सली और माओवादी प्रवृत्ति को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। देश के अंदर यहां की जनता जनार्दन की संपत्ति पर, भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से सरकार कर रही है। उनके एक एक पाई का हिसाब होगा, लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताड़ित करने के लिए उसके खून पसीने की कमाई पर कोई डकैती डालने का प्रयास होगा तो इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। और इन मुद्दों को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा करके जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं, इनकी मानसिकता क्या है आपके प्रति, यह आप देख सकते हैं। और इसीलिए उस पर लगातार सरकार जो है, इस पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ। ये लोग जिस मंशा के साथ आ रहे हैं, इससे पहले कि इनके मंशा के अनुरूप इन लोगों को सफलता प्राप्त हो, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी और वह आपने 2014 में किया था, क्योंकि 11, 12, 13 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बार बार विरासत टैक्स की बात कर चुके थे। आज वही बात तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। इसीलिए इन चीजों को लेकर के आज फिर से जनता जनार्दन को बार बार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के इन मंसूबों पर समय रहते अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम करें, अन्यथा यह गठबंधन देश के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी और आदि आबादी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकता है।
देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो है वो कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ओवरसीज के अध्यक्ष यानी कि सैम पित्रोदा के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर भी जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में काफी ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर जनता आज कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सवाल पूछ रही है कि एक तरफ जो लोग ये कहते हैं कि हम देश में संविधान बचाने के लिए काम करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो कुछ और ही बातें कहता हुआ दिखाई दे रहा है। संख्यकों के बारे में तमाम बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि हम धर्म जाति से ऊपर उठकर लोगों का विकास करना चाहते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार हमला जो है वो कांग्रेस के ऊपर बोला जा रहा है। जहां पहले तुष्टीकरण की राजनीति खत्म नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सैम पित्रोदा यानी कि राहुल गांधी के अंकल के द्वारा दिया गया बयान कि हम जो है जनता के ऊपर विरासत टैक्स लगाएंगे, जिसके बाद अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो 50% ही जो संपत्ति है वो बच्चों के हाथ लगेगी, बच्चों को मिलेगी। इस बयान के बाद लगातार जो है वो राजनीति काफी ज्यादा लोकसभा चुनाव के दौरान गर्मा गई है। देखिए, एक तरफ सैम पित्रोदा का ये बयान, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे हैं सवाल, क्या कांग्रेस की यही मानसिकता है? क्या विरासत टैक्स लगाकर नेकी बात करने वाली कांग्रेस के ऊपर किया जा सकता है भरोसा? तो वहीं दूसरी तरफ सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो कई बार अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि सैम पित्रोदा जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस जो है वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी? क्योंकि मैनिफेस्टो की बात तो है नहीं, मैनिफेस्टो से अलग ही जो है वो सैम पित्रोदा के द्वारा ये तमाम बातें कही गई हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार 4 जून को चमकेगी किसकी किस्मत, क्योंकि आज जितने भी सांसद प्रत्याशी जो हैं जो मतदान कर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, देखना अहम रहेगा कि आखिरकार 4 तारीख को किसकी सरकार है। तो वहीं बीजेपी के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार जो है वो सत्ता में फिर एक बार आएगी, सत्ता में यही सरकार जो है वो वापसी करने जा रही है। और देखा आपने कुछ देर पहले सुना भी कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ हेमा मालिनी ने भी यही बात कही है वोट डालने के साथ साथ, और उन्होंने कहा है कि जो विकास हमने किया है ये विकास जो है वो रुकने वाला नहीं है। खैर, देखना अहम रहेगा कि आज बार जो है वो जनता विकास या बदलाव किसके नाम पर डाल रही है वोट, क्योंकि नतीजे 4 तारीख को सामने आएंगे। क्या इस बार फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सत्ता में वापसी या फिर विपक्ष की बनेगी सरकार? जी हां, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। द्वितीय चरण में आज लोकसभा के 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी,
देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व